हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लर्न करेंगे जेनेटिक्स के बारे में, जो कि चैप्टर 3 है। जितने भी आईसीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। तो फर्स्ट है हमारे पास जेनेटिक्स। अब प्यारे बच्चों, जेनेटिक्स क्या होता है? जेनेटिक्स एक ब्रांच होती है बायोलॉजी की, जिसमें हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? इनहेरिटेंस के बारे में। इनहेरिटेंस बच्चों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। इनहेरिटेंस एक प्रॉपर्टी होती है जो कि हम अपने माँ बाप से लेते हैं, जो माँ बाप से लेकर बच्चों तक चलती रहती है। ठीक है, उसे बोलते हैं इनहेरिटेंस। तो आप बोल सकते हो जेनेटिक एक ब्रांच होती है बायोलॉजी की, जो कि इनहेरिटेंस की स्टडी के लिए हेल्पफुल होती है, मतलब उसके लिए कंट्रीब्यूट करती है। उसमें किस चीज़ का यूज़ होता है? ऑब्वियस सी बात है, डीएनए का यूज़ करते हैं हम जेनेटिक्स में। अब जैसे कि मान लो, अब जेनेटिक्स होता क्या है? जेनेटिक्स वही होता है, एक तरह की प्रोसेस होती है जिसमें पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स से लेके जो बच्चे हैं उनके उन तक क्या होती है प्रॉपर्टी, वो पेरेंट्स की प्रॉपर्टी को एक्वायर करते हैं। इन द सेंस सब प्रॉपर्टी को एक्वायर किस तरह से करते हैं? जैसे मान लो आपके पास, जैसे आपके मम्मी पापा है, आपके मम्मी पापा का एक बच्चा है, तो जो बच्चा है कई बार उसके जो हेयर होते हैं वो किसके ऊपर चले जाते हैं? मम्मा के ऊपर चले जाते हैं। कई बार 2-3 बच्चे हैं तो जो उसके ब्रदर सिस्टर है उसके हेयर उसके पापा के ऊपर चले जाते हैं। तो इस तरह से हमारे पास एक प्रोसेस होती है जेनेटिक्स की। इसमें ये किसको इन्वॉल्व कर देता है? हेरिडिटी फीचर्स को। जो कि हेरिडिटी फीचर्स है वो हमारे पेरेंट्स से लेके ऑफस्प्रिंग तक चलता रहता है। उनकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है, जैसे आईज हो जाती है बच्चे की, तो मम्मा की अगर ब्राउन कलर की आई है तो बच्चे की ब्राउन कलर की आई हो जाती है। तो उसके फीचर किसके ऊपर गए? उसके जीन्स किसके ऊपर गए? मम्मा के ऊपर गए। तो इसी तरह से आप जेनेटिक्स को एक्सप्लेन कर सकते हो। अब आपके पास एक एग्जांपल दिया है, मान लो आपके पास एक बच्चा है, उसके बाल क्या है? हाँ, भूरे रंग के हैं। ठीक है, और जो उसके भूरे रंग के हैं एक बच्चे के बाल, वो उसकी मम्मा के ऊपर गए। ठीक है, तो जितने भी उसके सिबलिंग्स होंगे, मतलब सिबलिंग्स उसके भाई बहन होंगे, तो उनके बाल किसके ऊपर जाएंगे? उनके पापा के ऊपर। तो दैट इज जेनेटिक्स। तो नेक्स्ट है हमारे पास, अब कौन कौन से जेनेटिक्स डिजीज होते हैं ह्यूमंस में, वो भी आपको पता होना चाहिए। अब हमारे पास है फर्स्ट जेनेटिक डिजीज हीमोफीलिया। अब हीमोफीलिया क्या होती है? ये चीज बड़ी लग रहा है, नाम से डर लग रहा है कि हीमोफीलिया होता क्या है। तो बेटा, इसमें ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। हीमोफीलिया हमारे पास एक डिजीज है, एक डिसऑर्डर है। जैसे कि कोई बच्चा है उसको हीमोफीलिया है, तो वो उसका जो खून होता है, ब्लड होता है, जब उसको चोट लगती है उस टाइम उसका ब्लड क्या करता है? रुकता नहीं है, मतलब बहता रहता है, बहता रहता है। मतलब जम जाना चाहिए ऐसे, पर उसका ब्लड जमेगा नहीं, मतलब उसका ब्लड फ्लो होगा प्रॉपर वे में। तो उससे क्या होगा? वो मर सकता है। अगर ब्लीडिंग नहीं रुकती है किसी बच्चे की तो उससे क्या होगा? बच्चा मर जाएगा। तो वो एक तरह का डिजीज होता है हमारे पास, हीमोफीलिया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, अब एक और चीज़ मैं बता देती हूँ, ये हीमोफीलिया किस तरह से क्रिएट होता है, किस तरह से किसके अंदर ज़्यादा होता है। तो ये याद रख लो, हीमोफीलिया ज़्यादातर किस में पाया जाता है? जेंट्स में पाया जाता है, मेल्स में पाया जाता है। फीमेल में इसकी रेशो बहुत ज़्यादा कम है। जो जितनी भी हमारे पास रिसेसिव एलीली होती है, जो कि हमेशा किस में पाई जाती है? एक्स क्रोमोसोम में। तो ये एक तरह का डिजीज होता है जो कि फीमेल से मेल को फैलता है। ठीक है, मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि मेल से फीमेल को फैलेगा, नहीं। ये डिजीज हेमोफीलिया एक ऐसा डिजीज है जो फीमेल से मेल को फैलता है क्रोमोसोम्स की हेल्प से। क्रोमोसोम्स पता ही है आपको, एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो एक्स क्रोमोसोम उसमें क्या हो जाता है?
ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरह से क्या हो जाता है, ये डिजीज़ अक्कर हो जाता है, हीमोफीलिया। नेक्स्ट है हमारे पास डाउन सिंड्रोम। अब डाउन सिंड्रोम क्या होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। डाउन सिंड्रोम भी हमारा एक जेनेटिक्स डिजीज़ है, जिसको आप क्रोमोसोमल डिसऑर्डर भी बोलते हो, ठीक है। जैसे कि मान लो आपके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जैसे आपके पास एक कैंडिडेट है, ठीक है, जैसे एक मेल है, मान लो सपोज एक फीमेल है। मेल के अंदर 21 क्रोमोसोम है, और उसके अंदर उसमें जो पेयरिंग होती है उसमें 3 क्रोमोसोम आ जाते हैं। और जो मेल है उसके अंदर कितने आ जाते हैं, 21 की पेयरिंग, 21 उसके पास भी होते हैं क्रोमोसोम, बट उसमें कितने की पेयरिंग आती है, 2 क्रोमोसोम की वजह से। जिस वजह से क्या होता है, ये डाउन सिंड्रोम अक्कर हो जाता है। अब डाउन सिंड्रोम जिसको अक्कर होता है उसका पता कैसे चल पड़ता है, जैसे इसकी टाइम ड्यूरेशन है 6 to 7 मंथ में पता लग जाता है डाउन सिंड्रोम का। अगर छोटा है और बच्चा तो उसका पता लग जाता है 1 मंथ तक, ठीक है। तो आपने इतना सा याद रखना, जो डाउन सिंड्रोम होता है उसमें क्या क्या लक्षण दिखने को मिलते हैं। जो आइज़ होती है वो थोड़ी हमारी अजीब सी हो जाती है, फेड सी हो जाती है। और जो हमारा हेड होता है उसमें किस तरह से का दिखता है, हमें राउंड सा दिखता है। और जो हमारी टंग होती है वो मोटी मोटी होकर दिखती है, हमारे को मोटी मोटी सी दिखती है। तो उससे हम पता लगा सकते हैं डाउन सिंड्रोम है हमें। बाकी हम जाकर डॉक्टर को दिखा के ब्लड टेस्ट करके पता लग जाता है कि ये बच्चा, ये मेल है, ये फीमेल है, ये बच्चा है, ये किससे सफ़र कर रहा है, डाउन सिंड्रोम से। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है, डाउन सिंड्रोम से क्या होता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास हिट्रोजोगस। अब हिट्रोजोगस क्या, जाइगोस क्या होता है, हिट्रोजाइगोस हमारे पास एक डिफरेंट एलिलीज का यूज करते हैं हम फॉर पर्टिकुलर ट्रेट। मतलब पर्टिकुलर ट्रेट के लिए, पर्टिकुलर लक्षण के लिए आपने अलग अलग तरह की एलिलीज का यूज करना, दैट इज कॉल्ड हिट्रोजाइगोस, ठीक है, हिट्रोजाइगोस बोलते हैं। हिट्रोजाइगोस क्या होता है, जब हम डिफरेंट एलिलीज का यूज करते हैं एक लक्षण को बताने के लिए, दैट इज कॉल्ड हिट्रोजाइगोस, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्या है हमारे पास, जैसे जेनोटाइप होता है हमारे पास, ठीक है, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डबल टी से। और जैसे कि हमारे पास कैपिटल एक सिंगल टी है तो उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको रिप्रेजेंट करेंगे टॉल से। और लोअर केस को टी से। तो मतलब ये किस तरह से, एक हमारे पास लोअर केस को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक शॉर्ट केस को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल को कर रहा है। तो ये सारे क्या है, सारे के सारे जो अलग अलग रिप्रेजेंट करें हैं अलग अलग थिंग को, ये अलग अलग हमारी क्या है, एलिली है। और ट्रेड किसको कर रही है, पर्टिकुलर ट्रेड को ही कर रही है ना, कर तो टी को ही रही है ये रेफर। तो इसको बोलते हैं हिट्रोजाइगोस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मोनोहाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस इंपॉर्टेंट है, किस तरह से आप इनको ले सकते हो। तो आप इसमें इतना सा बताना है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सिंगल हम एक फीचर को ही क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम 2 फीचर्स को कंसिस्ट करते हैं, नाम से क्लियर हो रहा, मोनोहाइब्रिड, ठीक है, डाई हाइब्रिड। अब आपको इनकी जो फेनोटाइपिक रेशो होती है वो आपने याद रखनी है। इसकी फेनोटाइपिक रेशो सेकंड जनरेशन में 3:1 होती है। और इसकी डाई हाइब्रिड क्रॉस की फेनोटाइपिक रेशो सेकंड जनरेशन में 9:3:3:1 होती है। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस की जेनेटिक रेशो 1:2:1 होती है। और इसकी जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है इसकी जेनोटाइपिक रेशो ऑब्टेन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो नेक्स्ट है प्यारे बच्चों हमारे पास डिफरेंस बिटवीन जेनोटाइप एंड फेनोटाइप। अब देखो कितना इजी है। अब जेनोटाइप क्या होता है हमारे पास, और फेनोटाइप, ये आपको पता होनी चाहिए चीज़। जेनोटाइप को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्गेनिज्म में, और फेनोटाइप को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे किसी का फिजिकल अपीयरेंस बताना, जैसे मेल फीमेल हो गए, हम उनके लिए किस चीज़ को, कौन से का यूज़ करते हैं, फेनोटाइप का। जेनोटाइप का हम ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। तो आप बोल सकते हो इस चीज़ को। और जो भी जेनोटाइप है वो जेनोटाइपिंग मेथड को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। और जो हमारे पास फेनोटाइप है वो ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और ये भी बता सकते हो आप इसमें
जेनोटाइप में कि इसमें जो जीन्स होते हैं उनको एक्सप्रेस नहीं कर सकते हम, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है फेनोटाइप में मेल फीमेल्स होते हैं, उनकी ऑब्जर्वेशन उनकी फिजिकल अपीयरेंस को एक्सप्रेस कर सकते हो, उनकी करेक्टरिस्टिक्स उनके कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस कर सकते हो। तो फेनोटाइप में हम क्या करते हैं, सिर्फ जीन्स को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जेनोटाइप और फेनोटाइप का जो भी डिफरेंस है पेपर में आ जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर एंड ट्रेट। अब कैरेक्टर और ट्रेट में क्या डिफरेंस है, बहुत ही ईजी है। ट्रेट क्या होता है, लक्षण होता है। कैरेक्टर क्या होता है, एक चरित्र होता है। तो आपने बायो की लैंग्वेज में बताना है कि कैरेक्टर और ट्रेट में क्या डिफरेंस होता है। तो हमारे पास इसमें एक जो कैरेक्टर होता है उसमें इनहेरिटेबल फीचर का यूज़ करते हैं हम ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। और जो कैरेक्टर ट्रेट क्या होता है, जो कैरेक्टर से क्या करता है, जीन्स की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करता है, दैट इज कॉल्ड ट्रेट। अब आपने एग्जांपल बताना हो कैरेक्टर का तो आप बता सकते हो। जैसे फ्लावर के जो कलर है वो क्या दिखाते हैं, कैरेक्टर दिखाते हैं, चाहे कलर कोई भी हो, ठीक है। और ट्रेट क्या होता है हमारे पास, जैसे जो हमारे पास जो फ्लावर कलर है वो क्या करेगा, स्पेसिफिक ट्रेट बताएगा कि वो रेड है, ब्लू है, वाइट है। उसके उस कलर के बारे में स्पेसिफिक ट्रेट बताएगा, मतलब स्पेसिफिक लक्षण बताएगा, दैट इज कॉल्ड ट्रेट। समझ आया। तो ये भी ठीक है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है डोमिनेंट एलीली, रिसेसिव एलीली। अब क्या डिफरेंस है डोमिनेंट और रिसेसिव एलीली में। तो सबसे पहले हम डोमिनेंट एलीली के बारे में लर्न कर लेते हैं। डोमिनेंट एलीली हमारे पास एक तरह का जीन ही होता है और रिसेसिव एलीली भी एक जीन होता है, ठीक है। डिफरेंस बस इतना है, जो डोमिनेंट एलीली होती है उसको हम अपने आप ही फेनोटाइपिकली एक्सप्रेस करते हैं और ये हमारे पास अनएक्सप्रेस रहती है। बट इसमें किसकी प्रेजेंस होती है, डोमिनेंट एलीली की। मैंने ऑलरेडी आपको बैक में पीछे पढ़ा दिया। और डोमिनेंट एलीली होती है हमारे पास, इसमें हमारे पास होमोजाइगोस को हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं किस कंडीशन, किस प्रॉपर्टी के साथ, हेट्रोजाइगस कंडीशंस के साथ। और इसमें जो रिसेसिव होती है उसमें होमोजाइगोस कंडीशंस का ही यूज़ करते हैं हम, ठीक है। इसमें किस डोमिनेंट एलीली में हमने क्या किया, दोनों कंडीशंस का यूज़ किया, होमोजाइगोस का और हेट्रोजाइगोस का। बट रिसेसिव एलीली में हमने किसका यूज़ किया, सिर्फ होमोजाइगोस कंडीशन का। और जो डोमिनेंट एलीली होती हमारे पास उसको हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, रिसेसिव एलीली को हम स्मॉल लेटर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। सो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम्स। अब आपके पास आपने बताना है ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम में क्या डिफरेंस होता है। तो ऑटोसोम भी हमारे क्या होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, और सेक्स क्रोमोसोम भी हमारे क्रोमोसोम होते हैं। बस इतना सा डिफरेंस है इसमें कि जो ऑटोसोम होता है वो हमारी जनरल बॉडी के फीचर को बताता है, मतलब जो हमारी बॉडी है उसके फीचर्स को बताता है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताता है। और सेक्स क्रोमोसोम सेक्स बताता है पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। तो आप इस तरह से बता सकते हो। और ऑटोसोम्स याद रख लेना, जो मैंने ये आपको पहले भी कराया है, ह्यूमंस में हमारे पास 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम होते हैं। कितने, 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम। और सेक्स क्रोमोसोम्स ह्यूमंस के पास सिर्फ 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम होता है, जो कि फीमेल के पास क्या होता है, एक्स सेक्स होता है। और जेंट्स के पास क्या होता है, वाई, ठीक है। तो ये याद रखनी है आपने सेक्स क्रोमोसोम्स के बारे में, कि क्या है, इसमें सिर्फ 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम का यूज़ करते हैं, इसमें 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स का यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट है प्यारे बच्चों हमारे पास डिफरेंस बिटवीन कैरियोटाइप एंड कैरियोकिनेसिस। अब कैरियोटाइप और कैरियोकिनेसिस में डिफरेंस बताना है। एक डिफरेंस लिख लेना आप, कैरियोटाइप और कैरियोकिनेसिस पूछ लेते हैं, व्हाट इज कैरियोटाइप एंड कैरियोकिनेसिस। तो आपने सिंपल तरीके से बता देना है, जितने भी हमारे पास क्रोमोसोम होते हैं सेल में, सेल में ही होते हैं ना क्रोमोसोम, हमारे सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म में। तो जितने भी हमारे पास
सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम होते हैं, वो हमेशा किस क्वांटिटी में होते हैं? कंप्लीट सेट में होते हैं, उसको बोल देते हैं हम कैरोटाइप। ठीक है। अब कैरियोकिनेसिस क्या होता है हमारे पास? ऑब्वियस सी बात है, सबसे इजी है। जो हम क्या करते हैं, न्यूक्लियस होता है उसका डिवीजन करते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं माइटोसिस के दौरान, ड्यूरिंग माइटोसिस, दैट इज कॉल्ड कैरियोकिनेसिस। तो बहुत इजी है, ज़्यादा वो नहीं है कॉम्प्लिकेटेड। कैरियोकिनेसिस क्या करता है? न्यूक्लियस को डिवाइड करता है ड्यूरिंग माइटोसिस। और जो कैरियोटाइप है वो हमारे पास क्या करता है? क्रोमोसोम जो होते हैं हमारे सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म में हमेशा क्या होते हैं? कंप्लीट सेट में होते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम्स। ये हमने कंप्लीट कर लिया, बार बार मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन होमोजाइगोस एंड हिट्रोजाइगोस क्रोमोसोम। ऑब्वियस सी बात है, नाम से क्लियर होता है। होमो का मतलब होता है सेम, हिट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो होमोजाइगोस क्रोमोसोम्स ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं जिसमें सेम कॉपी होती है किसकी? एलीली की, एलीली कोडिंग फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट। हिट्रोजाइगोस क्या होता है? हिट्रोजाइगोस क्रोमोसोम्स हमारे पास डिफरेंट कॉपीज होती है किसकी? एलीली कोडिंग की फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट। ठीक है। तो बहुत सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास थ्री मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। अब आपने बताने हैं थ्री मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो सबसे पहले पेपर में याद रखना है आपने कि फर्स्ट लॉ कौन सा था हमारे पास? लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है। सेकंड हमारे पास था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब हम इनको डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस हमारे पास क्या होता है, इस चीज़ की नॉलेज आपको होनी ही चाहिए। ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस को हम डोमिनेंट करेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। और जितने भी हमारे पास, मैंने ऑलरेडी आपको डेफिनेशन पीछे पढ़ा दी कि डोमिनेंट स्टेज क्या होती है, डोमिनेंस क्या होता है। तो आप बोल सकते हो इसमें हम जो रिसेसिव एलीली होती है वो हमारे पास अनएक्सप्रेस्ड रहती है, मतलब हम उसमें रिसेसिव एलीली को क्या एक्सप्रेस नहीं कर सकते। दैट इज इट। ठीक है। तो ये चीज़ें आपने बतानी है, सिर्फ इसमें एक्सप्रेस कर सकते हैं खुद को ही। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है? इसको सबसे इम्पोर्टेंट है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ध्यान से सुनना। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को लॉ ऑफ प्योरिटी भी बोला जाता है, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। किसकी प्योरिटी होती है? वो गैमेट्स की, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। इसमें जो टू मेंबर्स होते हैं हमारे पास, वो पेयर फैक्टर के साथ क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। जब उनमें क्या होती है? गैमेट्स में क्या हो जाती है? फॉर्मेशन। ठीक है। और ये हमें, ये कभी भी ब्लेंड नहीं होते, ये भी याद रखनी है आपने। ठीक है। ये हमेशा क्या होते हैं? सेपरेट हो जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट गैमेट्स में। फिर बाद में जो डिफरेंट डिफरेंट गैमेट्स है वो सारे के सारे बाद में क्या हो जाते हैं? कंबाइन हो जाते हैं आपस में। फिर क्या होती है? रैंडम फ्यूजन हो जाता है, जाइगोट। फिर उस टाइम क्या हो जाती है? जाइगोट फॉर्मेशन। तो समझ आ गया आपको? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा वो टफ भी नहीं है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स बोला जाता है। इसमें हमारे पास गैमेट्स के साथ हम फॉर्मेशन करते हैं पेयर ऑफ फैक्टर के साथ। और फिर उसके बाद याद रखना आपने, जो डिफरेंट डिफरेंट हमारे गैमेट्स होते हैं सेपरेट हो जाते हैं, फिर बाद में क्या हो जाते हैं? वो फिर से कंबाइन हो जाते हैं। फिर उनमें एक फ्यूजन प्रोसेस होती है, उसको बोलते हैं रैंडम फ्यूजन, जब जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट क्या होती है, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए अच्छे से। तो हमारे पास जब दो पेयर का कैरेक्टर क्या करता है? आपस में कॉन्ट्रास्ट करता है। तो उस टाइम जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है हमारे पास वन पेयर की गैमेट्स के अंदर, वो हमेशा क्या होती है? इंडिपेंडेंट होती है दूसरे पेयर के कंपैरिजन में। ठीक है। मतलब इस इन द सेंस आप बोल सकते हो, जब भी टू पेयर्स में आपस में क्या होगी? कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होंगे आपस में, मतलब उनमें मेल मिलाप अच्छा होगा। ठीक है। तो वो क्या हो जाएंगी? कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब बोलना है आपने कि कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर्स में जो हमारे टू पेयर्स होंगे उन जब वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं मेंबर, वन पेयर ऑफ मेंबर्स के बीच में गैमेट्स के थ्रू, तब वो क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करते हैं अदर पेयर को इंडिपेंडेंटली। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास
लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो अब तीन ही लॉ है हमारे पास जो कि आपको मैंने पढ़ा दिए। लॉ ऑफ डोमिनेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब नेक्स्ट है हमारे पास, सिंपल सा क्वेश्चन है, लिखा हुआ है मैंने, जैसा कि आप देख ही सकते हो स्क्रीन के ऊपर। अ सर्टेन कपल गॉट ओनली 4 daughters in a row and no son. Does it mean that the husband does not produce y bearing sperms? Explain. आपको बोला है कुछ ऐसे कपल्स होते हैं जिनकी क्या होती है, साथ साथ में डॉटर्स होती रहती है, लड़कियां लड़कियां होती रहती है, ठीक है, लाइन लग जाती है लड़कियों की और लड़के नहीं होते। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो पति है, उसका पति है, वो वाई बीरिंग स्पर्म प्रोड्यूस नहीं करता। तो एक्सप्लेन करो क्यों, कैसे, ठीक है। तो आपने बोलना है इसमें, देखो, आप बोल सकते नो, नहीं, इट डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं है कि जो हस्बैंड है वो वाई बियरिंग स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। जब कंसेप्शन होती है उस टाइम जो हाफ ऑफ द स्पर्म होते हैं वो एक्स बियरिंग में रिलीज होते हैं, और जो अदर हाफ ऑफ द स्पर्म होते हैं वो वाई बियरिंग में रिलीज होते हैं। इस केस में जो एक्स बियरिंग स्पर्म होता है वो वाइफ के एग में क्या हो जाता है, फर्टिलाइज होता रहता है बार 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 बार। तो इससे क्या होता है, इसमें हमारे पास ज़्यादा रैंडम चांसेस बन जाते हैं। जो प्रोबेबिलिटी होती है मेल की और फीमेल की, वो अप्रोक्सीमेटली 50% चांसेस हो जाते हैं हमारे पास लड़का और लड़की के। तो यही रीज़न है, जो 50% ले लो अब तो, जो मेल और फीमेल की जो प्रोबेबिलिटी हुई चाइल्ड की अप्रोक्सीमेटली, वो कितनी हुई हमारे पास, मतलब ज़्यादा प्रोबेबिलिटी उसमें किसकी हो जाती है, डाउटर की हो जाती है, लड़की की हो जाती है, इस वजह से। बस रीज़न बस इतना सा ही है कि जो एक्सपीरियंस स्पर्म होता है वो फर्टिलाइज होता रहता है वाइफ के एग में हर एक टाइम, जिस वजह से उसमें रैंडम चांस बन जाता है प्रोबेबिलिटी का, मेल और फीमेल के चाइल्ड में लड़की का, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास, लिस्ट एनी 4 traits इन ह्यूमन विच यू कैन इजिली स्टडी जस्ट बाय ऑब्जर्विंग एंड मेकिंग फैमिली चार्ट्स। अब आपको बोला है कि 4 traits बताने हैं आपने ह्यूमंस में, जो कि आप जनरली अपनी फैमिली में देखते हो, एक दूसरे के ऊपर गए होंगे ट्रेड्स, कौन कौन से ट्रेड्स जाते हैं एक दूसरे ऊपर के, कौन कौन सी जो फीचर्स हैं वो पेरेंट्स के ऊपर जाते हैं। तो बोल देना आई कलर, आई कलर चले जाता है, आई कलर या तो भूरी हो जाती है या तो ब्लू दिखती है। ये हैंड हो गए, लेफ्ट राइट, जो भी है, कोई लेफ्टी होता है पापा तो आगे बच्चे क्या हो जाते हैं, लेफ्टी हो जाते हैं, या दादू दादी होते हैं, या फिर नाना नानी को भी ले सकते हो इस कैटेगरी में। तो वो लेफ्टी होंगे तो आगे जाके उनके बच्चों से बच्चे होंगे तो वो भी आगे इस फीचर को क्या करते हैं, इस करेक्टरिस्टिक्स ट्रेट को एक्वायर करते हैं। या फिर आप ये ले लो ईयर लोब, कानों का जो स्ट्रक्चर होता है, कान जो कान जाते हैं, वो भी हमारा एक ट्रेट का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। और चिक्स हो गए हमारे, किसी किसी के चिक्स होते हैं वो उनके ऊपर क्या पड़ते हैं, डिम्पल होते हैं चिक्स के ऊपर, किसी के नॉर्मल होते हैं। तो पीछे जो भी हमारे परदादा दादा नाना नानी जो भी है, उनका कुछ इनहेरिट कर देते हैं फीचर, तो वो हमारे बच्चों में पाए जाते हैं, कई बार नहीं पाए जाते, पॉसिबिलिटी ऑफ चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे हम चीज़ें अपने जो बुजुर्ग हैं उन्हीं से ही एक्वायर करते हैं, अपने मम्मी पापा से, अपने नाना नानी से। तो ठीक है, तो आप बता दोगे कि आंसर इसका कि आई कलर हो गया, हैंड हो गया, ईयरलोब हो गया और चिक्स हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास, गिव द कॉमन एंड साइंटिफिक नेम्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑन विच ग्रेगर मेंडल हैड वर्क। अब ग्रेगर मेंडल जो साइंटिस्ट था, उसने किसके ऊपर काम किया था, जो उसमें आपने बताना है उसके कॉमन और साइंटिफिक नेम बताने ऑर्गेनिज्म में जिसके ऊपर ग्रेगर मेंडल साइंटिस्ट ने काम किया था। तो कॉमन नेम था उसका गार्डन पी, उसने मटर के दाने के ऊपर काम किया था। साइंटिफिक नेम उसने जो गार्डन पी था उसको साइंटिफिक नेम दिया था पीसम सेटिवम, पीसम सेटिवम। तो ये याद रखना है, पूछ लेते हैं पेपर में कि जो ग्रेगर मेंडल था उसने किसके ऊपर काम किया था, कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म था जिसके ऊपर काम किया था, उसका कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम बताओ। तो आपने बता देना, कॉमन नेम है गार्डन पी, साइंटिफिक नेम है पीसम सेटिवम। तो ये है हमारे पास। अब नेक्स्ट है हमारे पास, मैं कुछ
क्वेश्चंस है आपके सामने पेपर के लिए, जितने भी क्वेश्चंस है सारे इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ फोकस करो मेरी वीडियो के ऊपर। तो फर्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन, डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स रिमेन अटैच्ड एट अ पॉइंट टर्म्ड एज क्रोमोसोम। अब आपको बोला है जो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम होते हैं हमारे, वो हमेशा किससे अटैच होते हैं, एक पॉइंट के साथ, उसको क्या बोला जाता है, सेंट्रोमियर। क्या बोला जाता है, सेंट्रोमियर। आपसे पूछ लेंगे व्हाट इज सेंट्रोमियर, तो आप बोल सकते हो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम रिमेन अटैच्ड एट अ पॉइंट टर्म्ड एज सेंट्रोमियर। नेक्स्ट है हमारे पास द फुल कॉम्प्लीमेंट ऑफ डीएनए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज टर्म्ड एज जीनोम। तो आपको इसमें पूछा गया है, बताया गया है कि हमारे पास जो फुल कॉम्प्लीमेंट होता है डीएनए का ऑर्गेनिज्म में, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं जीनोम। नेक्स्ट है द इनहेरिटेबल फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। आपको पता ही जो इनहेरिटेबल फीचर होता है ऑर्गेनिज्म में, वो क्या होता है, कैरेक्टर। नेक्स्ट है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स फ्लावर पोजीशन इन अ डोमिनेंट ट्रेट ऑफ पी फ्लावर, तो इसका होगा एक्सिलरी। नेक्स्ट है हमारे पास अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन आर कॉल्ड एलीली। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है सारी की सारी, और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये सारी चीज़ें। तो अभी मैं स्टार्ट करती हूँ नेक्स्ट के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। एक्सप्लेन वाई जनरली ओनली द मेल चाइल्ड सफ़र फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस एंड नॉट द फीमेल। अब आपको इसमें बोला गया है कि जो फीमेल चाइल्ड होता है वो कलर ब्लाइंडनेस से क्यों सफ़र होता है, फीमेल क्यों नहीं होती। ठीक है, तो वही रीज़न है। कलर ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होती है, रिसेसिव जीन की वजह से होती है, जो कि एक्स क्रोमोसोम में पाया जाता है। और जो मेल्स होते हैं उनके पास क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम्स होता है, और उसमें क्या हो जाता है, हमारे पास रिसेसिव जीन उनके एक्स क्रोमोसोम में क्या पाया जाता है, मतलब प्रेजेंट हो जाता है, जिससे कि मेल किससे सफ़र हो जाते हैं, कलर ब्लाइंडनेस से। फीमेल के पास कितने होते हैं, 2x क्रोमोसोम होते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा संभावना होती है कि जो एक्स क्रोमोसोम होगा वो हमेशा क्या करेगा, अब जीन को कैरी करेगा। तो हमारे पास जो वन जीन होगा वो हमेशा अब कहलाएगा, और वो किसकी कैटेगरी में आ जाता है, रिसेसिव की कैटेगरी में आ जाता है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया। जो मेल्स होते हैं उनमें हम कौन सा जो क्रोमोसोम होता है, सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम होता है, लेडीज में दो होते हैं, जिस वजह से जेंट्स में ही कलर ब्लाइंडनेस का केस प्रेजेंट होता है, फीमेल में नहीं होता। तो आप बोल सकते हो इस चीज़ को। और नेक्स्ट है हमारे पास पिडिग्री चार्ट। अब पिडिग्री चार्ट क्या होता है, पिडिग्री चार्ट एक डायग्राम है जो बताती है जितने भी अपीयरेंस हमारे फेनोटाइप में आते हैं रिलेटेड टू पर्टिकुलर जो जीन और ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड, तो उसको बोलते हैं पिडिग्री चार्ट। पिडिग्री चार्ट में जो मेल्स होते हैं उनको स्क्वायर की फॉर्म में शो किया जाता है, और जो फीमेल्स होती हैं उनको सर्कल की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। आगे नेक्स्ट वेरिएशंस हैं, और हमारे पास जितने भी छोटे छोटे डिफरेंसेस होते हैं इंडिविजुअल्स के बीच में, सेम स्पीसीज के बीच में, उन्हें क्या बोल देते हैं, वेरिएशंस। द स्मॉल डिफरेंसेस अमंग द इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज आर कॉल्ड वेरिएशंस। नेक्स्ट है हमारे पास म्यूटेशन। अब म्यूटेशन आपको पता होना चाहिए, म्यूटेशन एक सडन चेंज आता है एक या एक से ज़्यादा जीन्स में। ठीक है, और इसमें आप ये भी बोल सकते हो कि ये चेंज कर देता है हेरिडिटी, जो हेरिडिटी स्ट्रक्चर होता है, हेरिडिटी मटेरियल होता है ऑर्गेनिज्म सेल का, उसको। और हाँ, उसमें चेंज आ जाता है जितने भी, अगर चेंज ऑब्वियस सी बात है, अगर हेरिडिटी में चेंज आएगा तो करेक्टरिस्टिक्स और ट्रेड्स में भी क्या आएगा, चेंज आएगा। आप एग्जांपल दे सकते हो म्यूटेशन का बच्चों, सिकल सेल अनीमिया हो गया हमारे पास, और रेडियो एक्टिव रेडिएशंस हो गया, ये हमारे इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, आता ही है पेपर में। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को बोला जाता है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। इसमें हमारे पास क्या होते हैं, टू मेंबर्स ऑफ पेयर ऑफ फैक्टर होते हैं, जिनको हम क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, बाद में क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, जिससे किसकी हेल्प से, रैंडम फ्यूजन की हेल्प से। और उस टाइम क्या होती है, जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, ऑलरेडी मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। और नेक्स्ट है हमारे पास, does the sex of the child depend upon the father or it is just a matter of chance, discuss। आपको बताया गया है does the sex of the child depend on the father। जो सेक्स ऑफ द चाइल्ड होता है वो फादर के ऊपर डिपेंड करता है,
और इट इज़ जस्ट मैटर ऑफ चांस। डिस्कस किस तरह से, तो आपने बताना है जो सेक्स ऑफ द चाइल्ड होता है वो डिपेंड करता है स्पर्म के ऊपर, जो कि उस टाइम फर्ट एग के साथ क्या होता है, फर्टिलाइज होता है। तो आपने हमेशा यही चीज बतानी है कि जो सेक्स ऑफ द चाइल्ड होता है वो डिपेंड करता है किस तरह का स्पर्म है, और किस तरह से वो एग के अंदर फर्टिलाइज हो रहा है। ठीक है, एग हमेशा क्या करता है, वन एक्स क्रोमोसोम को कंटेन करता है, और हाफ ऑफ द स्पर्म होते हैं वो कहाँ पे रिलीज हो जाते हैं, जो जेनिशियल ट्रैक्ट होता है फीमेल का वहां पे। जब उस टाइम जो वो किसको कंटेन करता है, एक्स बीरिंग को कंटेन करके, और जो रिमेनिंग हाफ होता है वाई बीरिंग, इन दोनों को क्या कर देता है, वो कंटेन कर देता है, जिसमें कि ज्यादा चांसेस रहते हैं ओवम के अंदर स्पर्म के फ्यूज होने के। ठीक है, तो ये चीज आपने बता देनी है। और जैसे कि आप में मैं बता देती हूँ आपको, अगर एग एक्स होगा हमारे पास, क्या होगा, एग एक्स होगा, एक्स अगर फ्यूज्ड हो जाएगा एक्स बीरिंग स्पर्म के साथ, तो आपको क्या मिलेगा, एक्स एक्स मिलेगा। इससे क्या होगा, आपके क्या होगी, लड़की होगी। ठीक है, और अगर आपके पास एक्स क्या होगा, फ्यूज्ड हो जाएगा वाई बीरिंग स्पर्म में, किसमें, वाई बीरिंग स्पर्म में, तो आपके पास आपको मिलेगा कॉम्बिनेशन एक्स और वाई का, जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि मेल होगा। तो समझ आ गया है कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट आ जाना चाहिए बच्चों को। मैं फिर से बता देती हूँ, जब हमारे पास एक्स क्रोमोसोम क्या होगा, एक्स किसके, एग एक्स है, वो किसके साथ फ्यूज हो जाएगा, एक्स बीरिंग स्पर्म के साथ। ठीक है, तो वो क्या बनाएगा, एक्स एक्स बनाएगा। जब एक्स एक्स होगा तो हमेशा क्या होती है, लड़की। और जब एक्स फ्यूज होगा हमारा किसके साथ, वाई बियरिंग स्पर्म के साथ, तो क्या होता है, लड़का। क्योंकि उसने क्या रिजल्ट बनाया, किसका रिजल्ट बनाया, किसका कॉम्बिनेशन बनाया, एक्स और वाई का बनाया। तो जब एक्स वाई होते हैं तो मेल होता है, मतलब सन होता है। जब हमारे पास एक्स एक्स होता है तो फीमेल होती है, डॉटर होती है। ठीक है, तो अगर प्यारे बच्चों इधर देख सकते हो आप इन चीजों को, इधर मैंने बता दिया, देखो ये मेल है। ठीक है, और ये मेल के सेल टेस्टिस बताया है, ये मियोसिस बताया है, ये स्पर्म्स हैं, ये जाइगोट है। ठीक है, ये इधर से सन है, इधर सन बनेगा, इधर डॉटर बनेगी। किस तरह से जो हमारा एग है वो किस तरह से एक्स क्रोमोसोम को यूज करेगा, किस तरह से डिजेनरेट होगा, सेल किस तरह से ओवरी में बनते हैं, ये एक्स है, एक्स एक्स है, ये लड़की बन गई। ये क्या है हमारे पास, एक्स वाई, ये क्या बन जाएगा, लड़का बन जाएगा। इधर मेल बन जाएगा, इधर जहाँ एक्स एक्स होगा वो फीमेल बन जाएगी। जो स्पर्म आया, हाँ एक्स, इधर देख सकते हो आप, एक्स है, वाई है, एक्स आया, एक्स के साथ क्या हुआ, डिफ्यूज हुआ, तो क्या मिला, एक्स एक्स मिला। एक्स एक्स क्या है, लड़की है। इधर से क्या आया, एक्स आया, वाई आया, तो एक्स और वाई आपस में क्या बन गए, एक्स 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 वाई के साथ डिफ्यूज हो गया, तो एक्स वाई से मेल मिल गया। तो यही चीज मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाई, यही चीज डायग्रामेटिकली है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।